नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी टैक्स क्रांति की जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सुनने में जितना भारी और जटिल लगता है, आज हम इसे उतना ही आसान बनाने वाले हैं। इस व्यवस्था ने पूरे देश के व्यापार को एक धागे में कैसे पिरो दिया और इसके पीछे का इतिहास और असली गणित क्या है, चलिए मिलकर इसे डीकोड करते हैं। इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 छोटे और आसान हिस्सों में बांटा है। 1. जीएसटी की ऐतिहासिक यात्रा। 2. बिल से एक्ट तक का सफर। 3. कर प्रणाली के नियम। 4. जीएसटी परिषद की शक्तियां। 5. टैक्स स्लैब और अपवाद। और आखिर में 6. आईटीसी और डिजिटल ट्रैकिंग। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा पहला भाग। 1. जीएसटी की ऐतिहासिक यात्रा। इसकी कहानी किसी लंबी पॉलिटिकल रिले रेस से कम नहीं है। सोचिए, सफर शुरू हुआ था 2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। उस वक्त टैक्स की इतनी ज्यादा असीम समस्याएं थीं कि उन्हें सुलझाने के लिए जो पहली ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष भी असीम दासगुप्ता जी ही थे। इसे ऐसे याद रखना बहुत आसान है। फिर 2003-4 में विजय केलकर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की। 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम जी ने 2010 का टारगेट सेट किया और फाइनली कई रुकावटों को पार करते हुए 2017 में मोदी सरकार में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत जीएसटी लाने वाला पहला देश है? बिल्कुल नहीं। फ्रांस ने तो इसे 1954 में ही लागू कर दिया था। लेकिन हमने फ्रांस को कॉपी नहीं किया। हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा ऐसा है जहां केंद्र और राज्य दोनों को रेवेन्यू चाहिए। इसीलिए हमने कनाडा का ड्यूअल टैक्स मॉडल यानी दोहरा कर मॉडल अपनाया, ताकि एक ही ट्रांजैक्शन से सेंटर और स्टेट दोनों अपना अपना टैक्स वसूल सकें। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। 2. बिल से एक्ट तक का सफर। यहां पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इन संसदीय नंबर्स को लेकर। चलिए एक कमाल की ट्रिक बताता हूं। जब कोई प्रस्ताव संसद में आता है तो वो बिल होता है और पास होकर राष्ट्रपति के साइन के बाद एक्ट बनता है। अब हर बिल तो कानून बन नहीं पाता, इसलिए बिल का नंबर हमेशा बड़ा होता है। इंग्लिश वर्ड एक्ट में सिर्फ 3 अक्षर हैं, तो इसका नंबर छोटा है यानी 101वां संशोधन, और बिल में 4 अक्षर हैं तो नंबर बड़ा है यानी 122वां संशोधन बिल। जिंदगी में अब ये आप शायद ही कभी भूलेंगे। इस 122वें बिल का सफर सच में रॉकेट की स्पीड से तय हुआ। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने इसे हरी झंडी दी। सिर्फ 5 दिन बाद 8 अगस्त को लोकसभा से ये पास हो गया और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ ये फाइनली एक कानून बन गया। पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि ये नया कानून राज्यों के कमाई पर सीधा असर डालने वाला था। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत देश के कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से इसे पास कराना जरूरी था। इसमें बाजी मारी असम ने, जो इसे पास करने वाला पहला राज्य बना। दूसरा था बिहार, और इस पूरे चक्र को पूरा करने वाला आखिरी राज्य बना जम्मू और कश्मीर। कानूनी दांव पेंच तो हो गए, अब आते हैं भाग 3 पर। 3. कर प्रणाली के नियम। इस नए सिस्टम ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था सफाई। जीएसटी आते ही देश में फैले हुए 17 अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 तरह के सेस एक झटके में खत्म। लिटरली एक ही बार में पूरा पुराना सिस्टम साफ कर दिया गया। इस पूरे गेम का सबसे बड़ा रूल है इसका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होना। मतलब, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल फोन तमिलनाडु की किसी फैक्ट्री में बना, लेकिन बिका यूपी में। पहले क्या होता था, बनाने वाले राज्य को भी फायदा मिलता था, लेकिन अब टैक्स का वो हिस्सा सीधे उसी राज्य को मिलेगा जहां वो फोन इस्तेमाल होगा, यानी यूपी को। यही वजह थी कि शुरुआत में जो मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्य थे वो इसका जमकर विरोध कर रहे थे। इस सिस्टम को मुख्य रूप से 4 पिलर्स में बांटा गया है। पहला सीजीएसटी, जो सीधे केंद्र सरकार के पास जाता है। दूसरा एसजीएसटी, जो राज्य सरकारों के पास जाता है। तीसरा यूटीजीएसटी, जो उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां विधानसभा नहीं है। और चौथा, सबसे दिलचस्प, आईजीएसटी, जब 2 राज्यों के बीच व्यापार होता है तो ये लगता है। इसे याद रखना बहुत आसान है। आईजीएसटी का आई मतलब इंटरस्टेट व्यापार। अब सवाल ये है कि इतने बड़े देश में ये सब तय कौन करता है? यही हम जानेंगे हमारे भाग 4 में। 4. जीएसटी परिषद की शक्तियां। ये चार्ट देखिए, ये पावर के बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। इस काउंसिल में केंद्र सरकार की वोट वैल्यू है 33.3%
और सारे राज्यों को मिला दें तो 66.6%। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि कोई भी फैसला पास करने के लिए कम से कम 75% मेजॉरिटी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि ना तो केंद्र अपनी मनमानी कर सकता है और ना ही राज्य, दोनों को मिलकर ही फैसला लेना होगा। इस ताकतवर काउंसिल में पूरे देश से कुल 33 सदस्य बैठते हैं, 2 केंद्र से, 28 राज्यों से और 3 उन केंद्र शासित प्रदेशों से जहां विधानसभाएं हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और ट्रांसपेरेंसी का लेवल देखिए, मीटिंग शुरू करने के लिए भी कम से कम 50% सदस्यों का होना एकदम अनिवार्य है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो सीधे हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। भाग 5, 5 टैक्स स्लैब और अपवाद। जीएसटी काउंसिल ने चीजों को बहुत ही लॉजिकल तरीके से डिवाइड किया है। जो चीज जितनी जरूरी उस पर टैक्स उतना ही कम। 0% स्लैब में ताज़ा दूध, सब्जियां और लाइफ सेविंग दवाइयां रखी गई हैं। 5% में रोजमर्रा की चीजें जैसे चाय, कॉफी और कृषि उपकरण। 18% हमारा स्टैंडर्ड रेट है जिसमें फोन, एसी, टीवी आ जाते हैं। और जो 40% का स्लैब है ना, वो लग्जरी और नुकसानदेह चीजों के लिए है, जैसे लग्जरी कारें, तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग। हाँ, सोने चांदी के लिए 3% और रफ स्टोन्स के लिए 0.25% का एक स्पेशल स्लैब भी है। यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि शराब या पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं है तो क्या ये टैक्स फ्री हैं? बिल्कुल नहीं भाई, ये तो राज्य सरकारों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। राज्यों की सबसे ज्यादा कमाई इन्हीं से होती है, इसीलिए इन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन पर आज भी वही पुराना स्टेट वैट और एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके अलावा बिजली और रियल एस्टेट भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। अब बढ़ते हैं इस पूरे सिस्टम के बैकबोन की तरफ, हमारे आखिरी चैप्टर में 6 आईटीसी और डिजिटल ट्रैकिंग। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी सुन के थोड़ा डर लगता है ना? चलिए इसे एक सिंपल कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक फर्नीचर बनाने वाले ने कच्ची लकड़ी खरीदी और 100 रुपए का टैक्स चुकाया। फिर उसने उस लकड़ी से एक बढ़िया कुर्सी बनाई और उसे बेचकर कस्टमर से 150 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया। अब उसे सरकार को पूरे 150 रुपए नहीं देने, वो इस आईटीसी का इस्तेमाल करेगा, अपने पहले दिए हुए 100 रुपए माइनस कर लेगा और सरकार को सिर्फ बचा हुआ 50 रुपीस जमा करेगा। इसी शानदार तरीके से ये सिस्टम टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से बचाता है। इस पूरे डिजिटल जाल को बिना किसी गड़बड़ी के चलाने के लिए 2 कोड्स काम करते हैं। पहला है 15 डिजिट का जीएसटीआईएन। ये हर रजिस्टर्ड व्यापारी की पहचान है जिसमें स्टेट कोड और उनका पैन नंबर छुपा होता है। और दूसरा है 6 डिजिट का इंटरनेशनल एचएसएन कोड। ये कोड हर प्रोडक्ट को क्लासिफाई करता है कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में जाएगी। अब छोटे व्यापारियों को तो इस भारी पेपरवर्क से बचाना होगा ना, इसलिए टर्नओवर की लिमिट सेट की गई है। सामान्य राज्यों में अगर आप सर्विसेज देते हैं तो 20 लाख रुपए तक और गुड्स बेचते हैं तो 40 लाख रुपए तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि विशेष राज्यों के लिए ये लिमिट थोड़ी कम रखी गई है ताकि वहां के छोटे व्यापार भी सुरक्षित रहें। जाते जाते एक बेहद रोचक फैक्ट, क्या आपको पता है इस पूरे सिस्टम का चेहरा कौन है? भारत में जीएसटी के ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर हमारे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं। तो सोचकर देखिए, एक वो दौर था जब कच्चे बिल और टैक्स चोरी का बोलबाला था, और आज सिर्फ इन 15 डिजिट और 6 डिजिट के कोड्स ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले व्यापार को एक पारदर्शी धागे में पिरो दिया है। इसने उस छिपे हुए शैडो मार्केट या काले बाजार पर तगड़ी लगाम लगाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में यही टेक्नोलॉजी भारत की पूरी पैरेलल इकोनॉमी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही।